हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग मैथ्स के महत्वपूर्ण फार्मूला को देख रहे हैं। पार्ट 4 तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज उसी क्रम में पार्ट 5 के अंतर्गत भी हम लोग मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों मैथ्स के महत्वपूर्ण फार्मूला को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्कल को। सर्कल अर्थात वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और साथ में अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, इन सारी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22/7। 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर और पाई की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 22/7। 22/7। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि को ही दोस्तों परिमाप बोलते हैं। जो सर्कल का परिमाप होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 2πr अथवा 44r/7। 44r/7 अथवा 2πr। अब दोस्तों 2πr चाहे आप याद कर लो, चाहे 44r/7 याद कर लो। 44r/7 ये आया कैसे, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे 2πr है, 2πr को हमें हल करना है। तो पाई की वैल्यू क्या है दोस्तों? 22/7। तो 22/7 यहां पे रख देना है और मल्टीप्लाई r से कर देना है। तो 2 का जब 22 में गुणा होगा तो क्या होगा? 44। और 44 का जब r से गुणा होगा तो 44r और बट्टे में 7। तो इस प्रकार आप चाहे वृत्त की परिधि 2πr याद कर सकते हैं या फिर उसके स्थान पर 44r/7 को भी याद कर सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? अर्धवृत्त का, जैसा कि अर्धवृत्त नाम से पता चल रहा है, आधा, वृत्त का आधा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो जैसे आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसका आधा क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, या ऐसे भी आप याद कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर/2। 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर अथवा पाई आर स्क्वायर/2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी दोस्तों? 36r/7। अर्धवृत्त की परिधि 36r/7। तो दोस्तों ये रहा सर्कल का डेटा। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो हर एक सर्कल से संबंधित जो भी सवाल पूछा जाएगा इन्हीं से संबंधित जो है फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। और भी देख लेते हैं डेटा को जो आपके मैथ्स के फार्मूला से संबंधित है और हर एक सवाल में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। दोस्तों अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता क्या है और इन अभाज्य संख्याओं में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जो स्वयं से और एक से कटे अर्थात विभाजित हो। जो स्वयं से और एक से कटे मतलब एक से विभाजित हो, एक से विभाजित हो, एक से कटे, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी प्रश्न भी पूछा जाता है दोस्तों। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होता है दोस्तों? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सम भी है और सबसे छोटी है। ये एक से कटेगी, ये एक से कटेगा और साथ में
स्वयं 2 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या का नियम ही यही होता है कि जो संख्या 1 से कटे और साथ में स्वयं से कटे, उसी को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। और साथ में अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो आपका 3 हो जाए, 3 हो जाएगी विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी। ये आपका प्रश्न बनता है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे 2 होती है अगर सम की बात करें तो, और अगर विषम की बात करें तो 3 होती है। और अभाज्य संख्या होती क्या है, जो स्वयं से और 1 से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे। 2 ही संख्या से कटे, एक स्वयं से और दूसरा 1 से। इसके अलावा अगर किसी एक्स्ट्रा अर्थात तीसरी डिजिट से कट रही है संख्या, तो वो अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी, वो भाज्य संख्या मानी जाएगी। तो इस प्रकार अभाज्य संख्या का मतलब जो स्वयं से और 1 से कटे उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। दोस्तों, अभाज्य संख्या से संबंधित और इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं देख लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है। 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या 25 होती है। 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या की संख्या 25 होती है। 1 से 200 तक के बीच अभाज्य संख्या 46 होती है, 46। 1 से 200 तक के बीच अभाज्य संख्या 46 होती है। एक तीसरा 100 से 200 तक के बीच अभाज्य संख्या 21 होती है। 100 से 200 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या 21 होती है। 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या 7 होती है। 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या 7 होती है। 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्या 5 होती है। 70 से 90 के बीच अभाज्य संख्या की संख्या 5 होती है। 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है। 1 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या की संख्या 15 होती है। कुछ और भी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं उससे भी। 1 से 10 तक के बीच अभाज्य संख्या 4 होती है। 10 से 20 तक के बीच अभाज्य संख्या 4 होती है। 20 से 30 तक के बीच अभाज्य संख्या 2 होती है। 30 से 40 तक के बीच अभाज्य संख्या 2 होती है। 40 से 50 तक के बीच अभाज्य संख्या 3 होती है। और 50 से 60 तक के बीच अभाज्य संख्या 2 होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कुछ और भी दोस्तों हैं जिनके बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 60 से 70 तक के बीच अभाज्य संख्या 2 होती है। 70 से 80 तक के बीच अभाज्य संख्या 3 होती है। 80 से 90 तक के बीच अभाज्य संख्या 2 होती है। 90 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या 1 होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस अभाज्य संख्या से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और ये आपका पार्ट 5 मैथ्स के फार्मूला का वीडियो था। तो यहीं पर हम लोग जो है मैथ्स के फार्मूला का सेशन समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।